नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साहित्यिक निबंध में एक कवि जो कि सहनी उपेंद्र पाल नहन है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आधे घंटे के वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सिर्फ जानकारी नहीं दोस्तों, इससे संबंधित MCQ भी मैं इन्हीं आधे घंटे में मैं आप लोगों को कराऊंगा, जिससे कि इससे अगर संबंधित कुछ भी प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं तो उसको आप सोल्व करने के काबिल रहिएगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जितने भी सचिवालय की तैयारी करने वाले हैं या नगर पालिका संवर्ग की तैयारी करने वाले हैं या फिर PGT में जो भी नागपुरी ले रखे हैं या सहायक आचार्य की तैयारी जो करने वाले हैं, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होने वाला है। चलिए बिना देर किए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कवि का नाम क्या है? सहनी उपेंद्र पाल नहन। नाम है सहनी उपेंद्र पाल, लेकिन नहन जो है इनका उपनाम है और इन्हीं नहन के नाम से ये कविता लिखते हैं। कविता या कहानी या गीत जो भी है, ये नहन के नाम से ही लिखते हैं। इनके बारे में सर्वप्रथम हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, कि जीवन में परिचय के बारे में इनकी जन्म क्या कहाँ होती है, कब होती है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कितने बेटा हैं, कितने बेटियां हैं, पत्नी का नाम वगैरह वगैरह, ये सब आ जाता है जीवन परिचय के अंतर्गत। चलिए सबसे पहला पॉइंट जो जीवन परिचय है उसमें हम इनका देखते हैं कि जन्म कब हुआ। तो जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1930 ईस्वी के कार्तिक मास में। ठीक है, जैसे ही हिंदी महीना में आप लोग आइएगा, जो चैत से स्टार्ट होता है जो महीना, उसमें जो कार्तिक महीना है वही कार्तिक मास के कृष्ण अष्टमी को हुआ है। ठीक है, अब पूछ देगा, अगर हिंदी का महीना पूछ देगा कब हुआ है तो 15 अक्टूबर इंग्लिश का महीना। ठीक है, और अगर हिंदी का कौन महीना में हुआ है पूछ देगा तो कार्तिक महीना में हुआ है। ईस्वी कब है? तो 1930 ईस्वी को हुआ है। किनका जन्म? सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जन्म स्थान। जन्म स्थान क्या है, कहाँ पे ये जन्म लिए? तो जन्म लिए तारागुटू गांव में। ठीक है, तारागुटू याद रखना है, क्या गुटू? तारागुटू। और ये कहाँ पड़ता है? तो गुमला जिला में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम क्या था? तो स्वर्गीय वीरेंद्र पाल सिंह। वीरेंद्र पाल सिंह के ये पुत्र थे, जो कि बहुत ही क्या है, नागपुरी में ख्याति प्राप्त एक कवि हैं। माता का नाम स्वर्गीय जनक नंदिनी। माता का नाम क्या दिया हुआ है? जनक नंदिनी। ठीक है, जनक पुत्री किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। इनकी पत्नी का नाम, उपेंद्र पाल नहन की पत्नी का नाम क्या है? तो चंद्रवली देवी। ठीक है, चंद्रवली देवी याद रखना है, चंद्रवली देवी। इनके कितने बेटे थे? तो 4 बेटे थे। नाम नहीं पता, अगर आप में से किन्हीं को भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। ठीक है, इनकी कितनी बेटियां थी? तो इनकी 2 बेटियां थी। ठीक है, तो टोटल बेटा और बेटी मिला के कितनी संख्या होगी? 4 + 2 = 6। ठीक है, तो 6 बेटा और बेटी थे। इनका विवाह कब हुआ था? तो इनका विवाह जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1950 में याद रखिएगा। विवाह से संबंधित प्रश्न भी है और पढ़ाई के दौरान हुई थी, इसीलिए इसे याद रखना है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है 29 जुलाई 2021 को होती है। ठीक है, 29 जुलाई 2021 को होती है। कहाँ होती है? तो गोकुल नगर गुमला में होती है। ठीक है, गोकुल नगर कहाँ पे? गोकुल नगर कहाँ है? तो गुमला में है, वहीं पे इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 29 जुलाई 2021 को। चलिए इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई, कैसे हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। गांव के स्कूल में ही, अर्थात सरकारी स्कूल में ये प्रारंभिक शिक्षा अपना ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा गुमला हाई स्कूल से प्राप्त किए। ठीक है, गुमला हाई स्कूल से इन्होंने क्या किए? हाँ, मैट्रिक की परीक्षा पास किए। तत्पश्चात इन्होंने पारिवारिक उलझन के चलते
1952 ईस्वी में, देखिए पारिवारिक उलझन के चलते 1952 ईस्वी में क्या किए, पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ाई करने के दौरान ही ये क्या किए थे, 1950 ईस्वी में शादी कर लिए थे। ठीक है, 1950 ईस्वी में इनकी विवाह हो गई थी। और देखिए 1950 में विवाह किए और 1952 में ये पढ़ाई छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, पारिवारिक उलझन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्कूली शिक्षा के दौरान ही इन्होंने 1950 ईस्वी में 50 ईस्वी में विवाह के बंधन में बंध गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकी सेवा और अन्य काम। सेवा और क्या क्या काम किए हैं, तो इनके सेवा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इनके काम के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इनके काम के बारे में क्या है कि नहन जी जब भी घर पे रहते थे तो ये खेती बाड़ी की काम अच्छे तरीके से करते थे। ठीक है, एक मंझे हुए किसान की तरह ये घर में रहने पे खेती बाड़ी पे ध्यान देते थे और करते भी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकी छपी हुई कौन कौन सी रचनाएं हैं। नारद मोह लीला नामक रचना। ठीक है, नारद मोह लीला याद रखना है। नारद मोह लीला नामक जो रचना है गीति नाट्य हितैषी कार्यालय चाईबासा से छपा है। यहाँ गीति नाट्य याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है हितैषी कार्यालय चाईबासा। आपसे क्वेश्चन भी ये जीएस में पूछा जा चुका है कि हितैषी कार्यालय कहाँ अवस्थित है। तो हितैषी कार्यालय कहाँ है, तो चाईबासा में है। और यही चाईबासा से इनकी जो नारद मोह लीला नामक एक रचना है वो क्या हुई थी, छपी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके उलाहना नामक गीत संग्रह बंगला प्रेस रांची से छपा था। देखिए इनकी जो उलाहना नामक एक गीतों का संग्रह है। ठीक है, उलाहना नामक एक गीत का संग्रह है जो कि बंगला प्रेस रांची से छपा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साथ ही साथ इनकी अन्य रचनाएं जो है जैसे कि मेवाड़ केसरी, अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान और नागपुरी राग छंद, देखिए ये सब बहुत ही बेहतरीन रचना है। ठीक है, तो ये सब रचना किनकी है, याद रखना है कि सहनी उपेंद्र पाल नहन का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकी जो रचना है जो छप नहीं पाई। तो कौन कौन सी रचनाएं जो है इनकी जो छपी नहीं, उसके बारे में हम लोग बिना छपी हुई रचनाएं। नागपुरी संगीत सौरभ, नागपुरी संगीत सौरभ जो इनकी एक रचना है, रचना तो हो चुकी थी लेकिन ये छप नहीं पाई। रास लीला वर्णन, देखिए रास लीला वर्णन जो है इनकी एक रचना है जो छप नहीं पाई। संगीत सुमनांजलि, ठीक है, संगीत सुमनांजलि जो है इनकी एक रचना, ये भी छप नहीं पाई। अम्बा मंजर भी एक इनकी रचना है जो छप नहीं पाई। नागपुरी मात्राबद्ध कविता पुटुस फूल, देखिए नागपुरी की एक मात्राबद्ध कविता क्या है, पुटुस फूल, जो कि गद्य में है। ठीक है, गद्य भाग में है और यह भी रचना जो है इनकी यह छप नहीं पाई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषता। क्या है काव्यगत विशेषता, इनके काव्य संसार में श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति प्रेम, हास्य व्यंग सभी का मिश्रण देखने को मिलता है। ये जब लिखते हैं तो उसमें श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, प्रकृति प्रेम और हास्य व्यंग अर्थात व्यंग भी कसते हैं बीच बीच में, तो इन सभी का मिश्रण इनकी रचनाओं में देखने को मिल जाती है। ये एक आधुनिक कवि थे। ठीक है, आधुनिक कवि क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 1930 में पैदा हुए हैं तो ये आधुनिक ही होंगे और 2021 में इनका देहांत होता है, तो ये 20वीं सदी के कवि थे, इसीलिए इन्हें आधुनिक कवि के नाम कवि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिसके कारण इनकी कविताओं में समाज और उनके नवनिर्माण की ललक देखने को मिलती है। ये हमेशा समाज के नवनिर्माण से जुड़े हुए या समसामयिक मुद्दे से जुड़े हुए तथ्यों को ही अपनी रचनाओं में शामिल करते थे। इसी कारण से इसे आधुनिक कवि की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी उपलब्धियां क्या क्या है। तो सहनी उपेंद्र पाल नहन की उपलब्धियां क्या है, तो इन्हें झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हीरक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ प्रफुल्ल दास सेवा सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सेवा रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है और BCCL कोयल भारतीय राजभाषा पुरस्कार से भी
इनको सम्मानित किया गया है। तो इनको कितने प्रकार के सम्मान मिले हैं? 1 2 3 4 5 तरह के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर और भी सम्मान आप लोगों को कहीं से पता चलता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में उस सम्मान के बारे में कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी जानकारी हो जाए, और जब आप लोग जानकारी देंगे तो मैं बाकी हर एक स्टूडेंट तक इस जानकारी को पहुंचा सकूं। इसीलिए आप लोग सभी मिलजुल के तैयारी करें, क्योंकि देखिए मिलजुल के तैयारी करने में ही सबकी भलाई है। क्योंकि अकेला कोई बंदा किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकता है, तो वो अपना क्या है कमी और अपना कमी के बारे में वह जानकारी हासिल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो उसे जो भी जानता है लगेगा कि मैं ही सबसे जानकार हूँ। लेकिन जब एक दूसरे से मिलके तो दूसरे का कमी भी पता है और उन्हीं में से सिलेक्शन लेना है, तो पता चल जाएगा कि हमें एक्स्ट्रा क्या करना है। तो इस तरह से आप लोग को मिलजुल के सभी को साथ बढ़ के मिल के आगे निकलना है। चलिए, अब हम लोग ये जानकारी हासिल कर लिए। अब इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न को देखिएगा तो आपको और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला पॉइंट, सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म कब हो रहा है? तो हम लोग क्या देखें कब जन्म होता है? 1930 में तो होता है। तो 1930 में जो होता है तो कब होता है? तो 1930 का कौन सा महीना में होता है? तो अक्टूबर महीना में, ठीक है। और कितने अक्टूबर को? तो 15 अक्टूबर 1930 को होता है। तो यहाँ पे देखिए 15 अक्टूबर 1930 जो है वो चौथा ऑप्शन में है, ठीक है। 15 अक्टूबर 1930 जो है ये चौथा ऑप्शन में है, तो इसलिए चौथा आंसर सही होगा। नहन जी का जन्म कौन मास में होला? तो हम लोग देख चुके थे हिंदी का मास तो कार्तिक मास में होता है, ठीक है। नहन जी का जन्म ठाव कोना है? तो नहन जी का जन्म ठाव के बारे में आपको बताना है। तो कौन सा है दोस्तों? उरुगुटू, तारागुटू, गुटुआ, मांडर। तो कहाँ है? तारागुटू गांव में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, नहन जी कर तिरिया का नाम। तिरिया का मतलब क्या होता है? पत्नी होता है, ठीक है। तिरिया का नाम पत्नी, तो तिरिया का नाम क्या है? चंद्रबली देवी है, ठीक है। चंद्रबली देवी इनकी पत्नी का नाम है। नहन जी का जन्म कौन जिला में हो रहा है? तो नहन जी का जन्म जो होता है वह कौन जिला में होता है? तो गुमला जिला में होता है दोस्तों। तारागुटू कहाँ है? तो गुमला में है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर देखते हैं, नहन जी कर आबा का नाम का रहा है? तो नहन जी के पिता का नाम क्या रहता है? सबको पता होगा, नहन जी के पिता का नाम वीरेंद्र पाल सिंह रहता है, ठीक है, स्वर्गीय वीरेंद्र पाल सिंह। चलिए 7 नंबर देखते हैं, नहन जी का आयु का नाम बताओ। तो नहन जी के आयु का नाम, आयु अर्थात माता जी, ठीक है, आयु अर्थात माता जी। तो माता जी का नाम क्या है? जनक नंदिनी। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर, नहन जी कर कै ठो छुआ पुता रहा है? तो कै ठो छुआ पुता हम लोग देख चुके थे जोड़ के दोस्तों, 4 + 2 = 6, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, नहन जी कर ब्याह कब होलक रहे? तो नहन जी का ब्याह कब होता है दोस्तों? तो 1950 ईस्वी में ये इनका विवाह होता है। पढ़ाई कब छोड़ते हैं? 1952 में। नहन जी का देहांत कब होलक? तो नहन जी का देहांत कब होता है? तो नहन जी का देहांत जो है 29 जुलाई 2021 को होता है, ठीक है। कोरोना काल के दौरान ही इनकी मृत्यु होती है। कोरोना काल के दौरान दोस्तों कितने कवियों की मृत्यु हुई थी जो कि आपके सिलेबस में है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, नहन जी कर प्रारंभिक शिक्षा कहाँ कर स्कूल में होला? तो कहाँ कर स्कूल में दोस्तों? गांव के ही स्कूल में होता है प्रारंभिक शिक्षा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर देखते हैं, नहन जी कौन स्कूल में हाई स्कूल का शिक्षा पास कर ले? कौन स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा पास करते हैं ये? तो गुमला हाई स्कूल से, ठीक है। गुमला हाई स्कूल से ये क्या करते हैं? हाई स्कूल की शिक्षा अर्थात मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, नहन जी कितना बछर में पढ़ाई छोड़ देवेला? तो कितना बछर में पढ़ाई छोड़ देते हैं दोस्तों? क्वेश्चन आ गया 1952 में। 1952 में आपको बताना है पॉलिटी या इकोनॉमी, दोनों में से किसी का भी ये इसको मान कीजिएगा। तो जो योजना आयोग है, योजना आयोग का जो प्रारूप तैयार करता है उस संस्था की स्थापना हुई थी, और उस संस्था का नाम आपको बताना है कि 1952 में कौन सी संस्था की स्थापना होती है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, नहन जी घर में रह के क्या काम करते रहे? तो घर में रहने पे वो क्या काम करते? तो खेती बाड़ी करते थे दोस्तों, गरू चलाते नहीं थे, ठीक है, खेती बाड़ी करते थे।
चलिए नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर देखते हैं। गीति नाट्य हितैषी कार्यालय चाईबासा से नहन जी कर कौन रचना छप लग रहा है। तो कौन रचना छपता है दोस्तों चाईबासा से। तो चाईबासा से उनकी उलाहना नामक गीतों का जो संग्रह है वो नहीं छपता है, ठीक है। नारद मोह लीला जो है वो चाईबासा से छपता है, ठीक है। चलिए उलाहना कहाँ से छपा है ये भी क्वेश्चन आगे आएगा। 16 नंबर देखते हैं। नहन जी कर उलाहना नामक गीत संग्रह कहाँ से छप रहे हैं। तो बंगला प्रेस कहाँ से, बंगला प्रेस रांची से छपता है, ठीक है। याद रखिएगा बंगला प्रेस जो है वो कहाँ है, रांची में है, उसी से छपता है। बंगला प्रेस कलकत्ता में भी है, लेकिन यहाँ पे बंगला प्रेस जो रांची है वहाँ से इनकी जो रचना है उलाहना नामक गीत का संग्रह वो छपता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान केकर रचना है। तो किसका रचना है दोस्तों, तो ये भी है नहन जी का, ठीक है, नहन जी की रचना है। 18 नंबर देखते हैं। इकर में से कौन नहन जी का रचना नी लागे, नी याद रखिएगा, ऐसा पॉइंट आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से नी शब्द नहीं दिखता है। नी शब्द नहीं दिखने के कारण यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मार खा जाते हैं, ठीक है। चलिए तो नागपुरी राग छंद बिल्कुल है, मेवाड़ केसरी बिल्कुल है, मांदी जो है इनकी रचना नहीं है। तो मांदी किनकी रचना है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उलाहना नामक गीतों की रचना भी इन्हीं की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। नहन जी कर पुटुस फूल कौन बरन कर रचना है। तो पुटुस फूल कैसा रचना है दोस्तों, गद रचना है। चलिए गद रचना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। इकर में से कौन रचना नहन जी कर नी छेप रहे। तो कौन सा ऐसा रचना है जो नहन जी का नहीं छपता है। तो रास लीला वर्णन नहीं छपता है, अम्बा मंजर भी नहीं छपता है, और पुटुस फूल भी नहीं छपता है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 जो है वह सभी नहीं छपता है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। नहन जी कर काव्य में केकर मिश्रण है। प्रकृति, प्रेम, भक्ति, हास्य, व्यंग सभी का मिश्रण है, ठीक है। इन तीनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। नहन जी कर कविता मन में कहा देखे के लिए मिल जाएगा। तो क्या देखने मिल जाता है, समाज कर नव निर्माण देखने को मिल जाता है, ठीक है, समाज के नव निर्माण। चलिए 23 नंबर देखते हैं। नहन जी के कौन सम्मान से नहन जी कौन सम्मान से सम्मानित हो रहे। तो कौन सम्मान से सम्मानित है, झारखंड रत्न, हीरक सम्मान, प्रफुल्ल सम्मान या सभी। तो ये सभी सम्मान इनको मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। BCCL कोयल भारतीय राजभाषा पुरस्कार से कौन सम्मानित हो लग रहे। तो कौन सम्मानित होता है, नहन जी, अर्थात सहनी उपेंद्र पाल नहन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। इकर में से कौन सम्मान नहन जी के नहीं मिल रहा है। तो नहन जी को कौन सा सम्मान नहीं मिलता, पद्म श्री का सम्मान इन्हें नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है, पद्म श्री का सम्मान नहीं मिलता है। सेवा रत्न का सम्मान मिलता है, हीरक सम्मान भी मिलता है और झारखंड रत्न भी मिलता है। तो क्या नहीं मिलता है, तो पद्म श्री का सम्मान इन्हें नहीं मिलता है। तो इस तरह से देखिए ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। अगर वाकई में ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा ना दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट कर दीजिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर इतने मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए मदद कीजिए और हर एक लोगों तक इस वीडियो लेक्चर को पहुँचाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।